एक रास्ता है जो गांव से शहर की तरफ जाता है, एक रास्ता है जो हमारे ज़हन में दाखिल होता है, ज्ञान का रास्ता। और उसके कुछ शुरुआती पाठों में से एक पाठ होता है नेम, प्लेस और थिंग। बाद में पता चलता है कई दफ़ा इंसान की पहचान जगह से होती है और कभी कभार जगह की पहचान इंसान से होती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त बिहार के गोपालगंज ज़िले के बेलसंड गांव में है। ये इतने लंबे इंट्रो का मतलब क्या है? दरअसल जिस जगह पर हूँ उस जगह का परिचय ये है कि हमारे देश के एक ज़बरदस्त कलाकार, एक्टर और ललन टॉप के दोस्त पंकज त्रिपाठी, उनका ये गांव है और उनका ये घर है। पर दिलचस्प बात यह है कि पंकज त्रिपाठी मुंबई में हैं, लेकिन एक्टिंग का जो शुरुआती ककहरा उन्होंने सीखा, तो उस सीखने के क्रम में उनके साथ जो साथी रहे, जो गांव के एक्टर थे, जो जाहिर सी बात है कि फुल टाइम एक्टर नहीं थे, छठ के दौरान, छठ के बाद उनके साथ एक्टिंग किया करते थे, उन सबको हमने यहाँ जुटा लिया है। ये देखिए, ये सब उनके बिल्कुल शुरुआती दौर के को एक्टर हैं। तो आज आप कालीन भैया के दौर के को एक्टर्स देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआती को एक्टर हैं और इनके पास बड़े नायाब किस्से हैं, उन पर बात करेंगे। फिर यहाँ पे पंकज जी के बड़े भाई भी हैं, तो हमें कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लग गई हैं जिसमें वो कुर्ता फाड़ होली खेला करते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। प्रोफेसर साहब हैं, गांव के कई लोग हैं, तो ज़रा समझेंगे कि थंबनेल की भाषा में कहें तो मशहूर एक्टर के गाँव में किसकी हवा है। ये भी तो कब थोड़ा आप लोग पास हो जाइए, एकदम ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे घुमा लीजिए कुर्सी है तो माइक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा है। हम मास्क भी नहीं लगाएं तो दूर दूर से बात भी कर लेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? सुदेश नारायण तिवारी। सुदेश नारायण तिवारी जी। क्या रोल किया करते थे आप? सेठ का पाठ किए थे। सेठ का पाठ। और डायलॉग क्या रहता था? डायलॉग और सेठ के रूप में जो हमारे सामने आता था वो बोलते थे हम। इसको 4 बेंत लगाओ, इससे पैसा वसूल हो, इस तरह का। हाँ, घर खाली नहीं कराया मुनीब, उसका क्या हुआ? और आपका मुनीम कौन था? ये आपके मुनीम थे? नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद है। मिथिलेश जी, क्या करते हैं आप? हम तो अभी खेती गृहस्थी कर रहे हैं। खेती गृहस्थी। अब एक्टिंग बंद कर दी? एक्टिंग तो बंदे है, जब लड़के लोग नहीं है तो एक्टिंग बंदे है। लड़के लोग नहीं थे। हाँ। तो आप मुनीम का रोल करते थे? मुनीब और बूढ़ा का रोल करते थे। मुनीम का और बूढ़ा का? हाँ, बूढ़े का भी रोल किया करते थे। क्या डायलॉग रहता था? अब मुनीब के रोल में जो हिसाब किताब सेठ जी का जो आदेश होता था, खाता बही का देख रेख। अच्छा न तो कितने दिन रिहर्सल चलता था? रिहर्सल हम लोग 10 से 15 रोज चलाते थे। 15 रोज? हाँ। कहाँ होता था? यहीं गांव में? रिहर्सल कहीं किसी हित मित्र के घर में। अच्छा। दलान में रिहर्सल होता। आप क्या रोल करते थे? सेठ का ही रोल करते थे। अरे कितना सेठ बनता था भाई। अरे और क्या नाम है आपका? राजन तिवारी। राजन जी। जी। डाकू का भी रोल। डाकू भी बनते थे ये? हाँ, डाकू का भी होता था। ऐसे गब्बर अब्बर टाइप से एक्टिंग किया करते थे? नहीं, सुल्ताना डाकू। हाँ। सुल्ताना डाकू बने थे ये? अच्छा, आप बने थे सुल्ताना डाकू? ये आपको देख के लगता भी है सुल्ताना डाकू ऐसी रहा होगा। अरे मोज तो है ही नहीं है अभी, हमारा मोज पूरा बड़ा तो और बड़ा था? पूरा बड़ा था। अच्छा। आज छिलवा देते हैं देथी में, कुआर में। हाँ। फादर वाला पितृपक्ष में। हाँ। इसलिए छोटा हो गया है, नहीं तो अभी ये फिर बड़ा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। क्या बात है। और आप क्या रोल करते थे? क्या नाम है आपका? जी, राकेश उपाध्याय। हाँ। जो भी रोल मुझे मिल जाता था मैं करता था। आप तो जोड़ीदार भी थे उनके, हैं? जी, पंकज जी के साथ में। बताइए कुछ उनकी हरकतें, कुछ कांडों का खुलासा करिए। कांडों का क्या, जब भी एक सच्चे दिल के इंसान। ये कि देखिए, कैमरे में सब अच्छा नहीं बोलना है, हरकतें बतानी है सब। हरकत क्या, हम लोग सब गांव के लोग सभी लोग सोया करते थे, तो हम लोग उधर खेतों में जा कर के बैठ के अपना कुछ मीटिंग किया करते थे, उसमें कुछ प्रोग्राम किया करते थे। हाँ। और उसी को कभी कुछ अपना जो लड़कपन है, हाँ, इस तरह का प्रोग्राम। और जो भी ऐसा तो कुछ प्रोग्राम था क्या जो कैमरे पे नहीं बताया जा सकता? नहीं, बचपना क्या है? थे जाके? नहीं, नशा का कुछ नहीं। नशा नहीं किया? ये बात तो अच्छा है। नशा नहीं। हाँ, फिर जो भी ये गुल्ली डंडा खेलना और मार पिटाई का प्लानिंग? मार पिटाई का प्लान मतलब 10%। 10%? हाँ। गोपालगंज के 10% को 10% मत समझिएगा। हाँ।
और जो भी नाटक में जो रोल मिला था अच्छा। वो हम लोग कर तो लेते अब जैसे थे। वो इतने बड़े एक्टर हो गए हैं, पूरा दिल्ली मुंबई में उनका सब होर्डिंग लगा रहता है जब वेब सीरीज रिलीज होता है, तो गांव आते हैं तो यहाँ तो बड़ा मजमा लग जाता होगा। जी जी जी। हाँ और वो आते हैं तो पहले हम सबसे मिलते हैं, हाँ। उसके बाद जो लोग भी आते हैं साथ में सबका, और उसमें कोई भी उनका परिवर्तन नहीं है। हाँ, वैसे ही जैसे जैसे थे यहाँ के लिए वैसे ही आज भी है। होना भी वैसे ही चाहिए है। तो आप लोग जरा पहले हमको समझाइए कि कैसे होता था नाटक उस जमाने में। पहले 1 माह पहले से, जैसे दशहरा के बाद हम लोग उसका रिहर्सल शुरू किया करते थे। हाँ। और रोज रात में 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करते करते पूरे नाटक का रिहर्सल होता था। कहाँ टाइम वेस्ट नहीं, करें, हाँ? सब लोग नहीं बोलते थे। सब अच्छे से करते। हाँ हाँ एकदम। और ये वो एकता का मंत्र था, सभी लोग एक साथ होते थे। खर्चा भी देते थे। खर्चा भी देते थे? नाटक जी। करने के लिए लड़के लोग कहाँ से करेंगे। और लिखता कौन था, नाटक किसका होता था? राघव शरण तिवारी और सुरेंद्र तिवारी और एक तारकेश्वर तिवारी विकलांग थे। हाँ। ये सब लोग मिल के नाटक को तैयार तो करते। हिंदी में होता था कि भोजपुरी में? दोनों होता था, हिंदी भोजपुरी दोनों में। दोनों। और कोई रोल लाइन भूल जाए मान लो तो डांट भी लाइन- पड़ता था? हाँ डांट तो पहले पड़ता था रिहर्सल के टाइम में। ये पीछे से कह रहे हैं कि थप्पड़ भी पड़ता था। बड़ा जबर डायरेक्टर था। रिहर्सल में रिहर्सल में तमचा देते थे। हाँ, रिहर्सल में थप्पड़ भी ड्रामा मिलता था। खेलते वक्त नहीं, हाँ। रिहर्सल में। अच्छा। अच्छा, ड्रामा खेलते वक्त वो जो था डायरेक्टर, वो पीछे से बैक साउंड देकर अपना कराता था। जहाँ जो गाता था छुपा हुआ साउंड जो है वो एक दिशा निर्देश के लिए अच्छा। मिलता था। याद हो जाए, हाँ। याद हो क्या जाए, हमको बोलना है, ये एक चीज शब्द, याद एक हो जाए। वाक्य के पहला शब्द जो है मिल जाता था। और कितना शो होता था? 2 1? कभी कभी एक, 2 भी होता था, कभी 1। बस साल में एक बार। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 3 भी हुआ है। एक सिर्फ नाच गान का हुआ है, जिसको यहाँ देहात में लोग वैरायटी प्रोग्राम कहते हैं। वेराइटी प्रोग्राम? हाँ, वो भी नाच हुआ गान करता मतलब था। वेराइटी। तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे क्या? जी जी। एक आप हमको वो फोटो दिखा रहे थे, वो कहाँ है फोटो? दिखाइए ना, उसमें जो डांस करते दिख रहे हैं। जी जी जी। तो वो सीता वगैरह भी बनते थे क्या कुछ? जो मिल जाए। सर कटा हुआ है। जी, उनको भी जो। ये भाई साहब आप हैं, ये आप जी हैं, जी ये आप हैं, जी जी और ये जी। पंकज त्रिपाठी। जी जी जी। क्या बात है। तो ये किस पे डांस कर रहे हैं? वो एक फिल्म शेषनाग का गीत है, छेड़ मिलन की गीत रे मितवा। छेड़ मिलन के गीत रे मितवा। जी जी जी। क्या बात। ये सब आपका थिएटर का फोटो है क्या? रजत जी आ गई फोटो? जी जी। ये देखिए, छेड़ मिलन का गीत रे मितवा है। क्या बात है। तो इसमें आप सेठ हेठ भी बने हुए हैं। जी, ये और ये सब हैं? सेठ जी। नहीं, ये आप बीच में है ना? जी जी जी। है। ये मेकअप हो रहा है, देखिए रजत जी, लड़की बनाया जा रहा है इसको। तो लाइट वाइट कैसे किया जाता था? बिजली थी तब? उस समय सबसे शुरुआती दौर में तो बिजली नहीं थी। हाँ। वो मिट्टी तेल से, वो एक यहाँ उसको 1.5 लाइट कहा जाता है, हाँ। उसी को जला दिया जाता था। और उसके बाद फिर ये जनरेटर के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था। और म्यूजिक कैसे रहता था? हारमोनियम? हाँ, हारमोनियम रहता था, साउंड रहता था। गाना भी गाते थे आप लोग? जी जी। कभी कौन गाता था? कभी कभी। आप गाते थे? जी जी जी। सुनाइए। एक उसमें का ये मतलब नाटक में क्या प्रार्थना है। आप भी गा लेते हैं? नहीं, वो गाने वाले इनको रखे थे। आप गाने में इनको रखे थे? और तिवारी जी और हैं। कहाँ हैं? अच्छा, घर है उनका इधर, हम कहाँ यहाँ खड़े हैं। हाँ। तो उसमें ये था, अर्जी हमार भगवान मर्जी तो हार बा पार गा के लगाई। बताइए, कैसे पढ़ के बता रहे हैं? गा करके बताना पड़ेगा, अरे तब तो वैसा नहीं गा पाएंगे। कोई लेकिन बात नहीं, दिल से गाइए। अर्जी हमार भगवान मर्जी तो हार बा पार लगा दी भगवन नैया मझधार बा। इसी तरह के और जो प्रार्थना जो उसमें हम लोग मतलब नाटक को शुरू करने से पहले प्रार्थना। हाँ। और प्रार्थना में कभी दुर्गा जी कभी भगवान, अलग अलग यही सब। अच्छा, एक प्रार्थना है जो नाटक का सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ पे सिखाई जाती है। और जैसे एनएसडी के पंकज त्रिपाठी पढ़े हुए हैं, आप भी एनएसडी के पढ़े हैं, क्या नाम है यहीं के हैं आप? मानवेंद्र त्रिपाठी। मानवेंद्र। आप कौन से बैच से हैं एनएसडी के? 2010 पास आउट। 10। वो कौन सा, जब वो संस्कृत वाले क्लासिक्स पे सन्ना सर वगैरह करवाते हैं तो शुरुआत में आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम हाँ, सर्वांगमयम् वो जब सब लोग आके स्टेज पे गाते आहार्यम हैं, चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम ये लोग शिवम। गा रहे थे तो हमको वही ध्यान आ गया था। हाँ,
तो आपकी भी जर्नी यहीं से शुरू हुई? हाँ, मेरी जर्नी दरअसल मैं कटिया एक थाना है, गौरा गांव है, वहाँ मेरा गांव है। अच्छा। और गोपालगंज में तो पढ़ाई लिखाई हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश हुई। तो हम भाइयों के साथ, हम 4 भाई थे, तो उनके साथ हम लोग चारों मिलके एक मोहल्ले में, मेरा मोहल्ला था तो एक जो घर था वो आखिरी घर था, और मतलब एक ब्लॉक होता है ना मोहल्ले के अंदर मोहल्ला, तो उसमें हम लोग नाटक किया करते थे। उसके बाद मेरा नाटकों का एक्सपोजर यहाँ नहीं था गोपालगंज में। मैं पटना गया मेडिकल की तैयारी करने, वहाँ एक दोस्त ने मुझे दिखाया कालिदास रंगालय में एक नाटक, तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए। तो फिर वहाँ बिहार आर्ट थिएटर करके एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ जुड़ा। वहीं पंकज भैया से 2000 में वो जापान शायद टोक्यो में, हाँ, एक फेस्टिवल में कोई नाटक करके आए थे, और वहीं मुलाकात हुई उनसे। तो उनसे बातचीत हुई, कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं गोपालगंज से। फिर उनका साल भर वहाँ काम देखा मैंने। राग दरबारी एक नाटक था, रेणु के रंग, विजय कुमार के निर्देशन में। तो उस समय भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, और काफ़ी अच्छे अभिनेता थे। अभी आप मुंबई में रहते हैं? जी। तो आपने कुछ फिल्में वगैरह की हैं क्या अभी? जी। कौन कौन सी? मैंने लखनऊ सेंट्रल एक किया है, हाँ। अर्जुन पटियाला एक किया है, एक सुन ले राजे, एक अनाम फिल्में कर रहा है। हाँ। एक अनाम करके फिल्म है, दृश्यम फिल्म्स की, अभी आएगी। हाँ। मिडनाइट दिल्ली करके वो भी आएगी अभी। तो ये कुछ फिल्में की हैं, कुछ वेब सीरीज़ किया है, लिटिल थिंग्स सीज़न 3, और लाइफ सही है सीज़न 2, और कुछ एड्स किए हैं। बड़ा उपजाऊ मिट्टी है भाई गोपालगंज का, है। तो आप लोगों को कभी नहीं लगा कि जैसे वो निकल गए आप लोग भी बाहर जाके एक्टिंग करो? इसमें अब समय और किस्मत, भाग्य, ये सब कुछ, और पारिवारिक सब कुछ भी तो निर्भर करता है। संघर्ष भी बहुत रहा उनका, है? जी। बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं वो। हाँ, कुछ बताते थे कैसा कैसा दिन देखा? नहीं, वो तो बहुत बुरा दिन भी देखे हैं और बुरा अच्छा भी दिन देख रहे हैं। अच्छा। स्टार्टिंग पीरियड उनका बहुत संघर्ष में रहा है। क्या संघर्ष में, क्या बताया? संघर्ष में ही रहा, पटना में रहे, उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली के बाद तब न बम्बई पहुंचे हैं। तो इस बीच का रास्ता बड़ी कठिन समस्या से गुजारे हैं। कठिन समस्या। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? वही देहात में रहकर इतना आगे बढ़े हैं, यही कम उपलब्धियां है। अच्छा, चलिए, ये तो एक्टिंग की बात हो गई। अब ये बताइए कि आपके यहाँ चुनाव है, बरौली विधानसभा लगती है, तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखिए, यहाँ तो सभी लोग हिंदू हैं, तो हम लोग तो भाजपा के प्रत्याशी हैं। अच्छा, हिंदू हैं इसलिए भाजपा के प्रत्याशी? हाँ, इसलिए कि मान के चलिए कि आज मोदी जी ही देश को बहुत बचाए हैं। अच्छा, तो हम लोग भाजपा प्रत्याशी में रहेंगे। हाँ, तो मोदी जी पसंद है आपको? हाँ। अच्छा, और नीतीश कुमार? नीतीश भी, तो अब कहने का मतलब जो भाजपा में नीतीश जी हैं तो नीतीश जी को भी पसंद ही है। हाँ। तो भाजपा में इसलिए पसंद है। चलिए, आपका क्या लॉजिक है, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? क्या यहाँ ठीक है चुनावी माहौल? हाँ, बता नहीं रहे बब्बा ये। हाँ? किसका जोर लग रहा है इस साल? लड़ाई दोनों में है, लेकिन डाउन है भाजपा यहाँ। डाउन है? जी हाँ। देखिए, बोल रहे हैं आपका पार्टी डाउन है। हाँ? क्यों डाउन है? 4-5 बार रह चुके हैं, कुछ नहीं किए हैं। राम प्रवेश राय कैंडिडेट गलत यहाँ देने की वजह से भाजपा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। क्यों भाई, ये गलत कैंडिडेट बता रहे हैं? डॉक्टर साहब ठीक बोले हैं। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं? जी। होम्योपैथ के डॉक्टर। प्रत्याशी के लेके यहाँ भाजपा जो है खत्म है। तो आदमी प्रत्याशी देख रहा है कि मोदी जी को देख रहा है? मोदी जी को तो देख रहा है। अकेला क्या करेंगे? हाँ। मोदी के रहते हुए न इनको यहाँ बनाया गया प्रत्याशी। उतना पुराना आदमी जो आज तक कुछ नहीं किया इस क्षेत्र के लिए, 4 बार विधायक मंत्री रह गए। जी, हम लोग क्या रास्ता नहीं था चलने का, जो कि मैंने बहुत प्रयास के बाद नैनतुला जीते थे, तो उनसे कह सुनकर बनवाया गया है वो रास्ता जिस पर आप आए हैं। नहीं ना, इतना खाई रहता था, आज जबकि 20 वर्ष से रह चुके हैं विधायक हम लोग के मंत्री। अच्छा, ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात तो है। क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे विकास तो हमेशा है, और सभी लोग वादे करते हैं और जाते हैं, तो अपना
किसानी के रूप में चाहिए फैसिलिटी, दूसरा का ये अस्पताल चाहिए। ये कोई विधायक मंत्री मिलने नहीं आता आपसे जी नहीं, वोट मांगने के लिए? कुछ आता है लोग, हाँ, अभी तो अबे तो करता है, हड़काते नहीं है उसको? फिर? खूब 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 हड़काते हैं। खूब हड़काता है आदमी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। नहीं बोल आप बताइए एक्टर महोदय, क्या है चुनावी माहौल गोपालगंज का? आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? हमारी मतलब गांव की जो विधानसभा है वो भोरे है। हाँ। तो जो युवा है हमारे ज़िले का खासकर, तो उसके पूरा सिवान और गोपालगंज में है। ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, सबको छपरा जेपी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन वगैरह के लिए। तो बहुत ज़ोर शोर से ये सब लोग मांग कर रहे हैं कि एक अच्छा कॉलेज हमारे ज़िले में हो। अगर यूनिवर्सिटी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो कॉलेज, जिले में कोई सरकारी कॉलेज ही नहीं है? कॉलेज है लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉलेज, जो कम कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस कम हैं और काफ़ी दूर दूर पे हैं, कम है और दूर दूर पे हैं। और उन सब का एफिलिएशन जो है छपरा जाना पड़ता है। कुछ भी अगर आपका सर्टिफिकेट कुछ गड़बड़ हुआ तो सबको छपरा जाना पड़ेगा जेपी यूनिवर्सिटी में। तो लोग 70 किलोमीटर से है, किसी गांव से 90 किलोमीटर से छपरा। शिक्षा एक बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है, जिसके कारण और लोग गोरखपुर चले जाते हैं, देवरिया चले जाते हैं, तमकुही, फाजिल नगर हमारी तरफ यूपी में चले जाते हैं पढ़ने, इधर नहीं पढ़ पाते हैं। और चूंकि सेशन भी काफ़ी लेट रहता है, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी ये है। आप लोग कह रहे हैं सेशन लेट हो रहा है। हमें अशोक चौधरी मिले, मंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, बोले बोले कि एक यूनिवर्सिटी का नाम लिए, बोले बस हाँ गया, हाँ कि एक आध यूनिवर्सिटी में बोले सेशन लेट है, बाकी सब जगह ठीक है। छपरा यूनिवर्सिटी में भी सेशन लेट है। मगध यूनिवर्सिटी पटना में बहुत सारे कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एएन कॉलेज, सबका सेशन लेट है। सबका सेशन लेट, 2 साल 2.5 साल शिक्षा एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोजगार भी एक मुद्दा है। हाँ, तो जैसे तेजस्वी यादव ये जो बयान दे रहे हैं कि हम पहली कलम से इतना वो देंगे, तो वो मुद्दा बन रहा है इतना नौकरी? वो बन तो रहा है। अच्छा, बन तो रहा है वो मुद्दा, और वो ज़रूरी बात भी है। ज़रूरी बात भी है, चाहे जो पार्टी के, जिस पार्टी के लोग हों, लेकिन एक ज़रूरी बात है रोजगार और शिक्षा, बहुत ज़रूरी बात है हमारे इसके लिए। हाँ, वो भी झूठा ही है सब, तेजस्वी भी झूठा है सब दूसरे का, दूसरे का। अरे वो जिसको जन्म के पहले ही से अथी मिलने लगा, उपहार मिलने लगा, बाप 15 वर्ष रह करके आप जेल भोग रहे हैं, वो क्या करेगा उनका बेटा? तो अपने पगलाया रहता है। हाँ, ये इलेक्शन को लेकर जो बोल ले, जितना बोल ले, हाँ। दूसरा का। तो एक बात बताइए चाचा, आप भाजपा से भी नाराज हैं, तेजस्वी का भी आपने बता दिया क्या हाल है, तो फिर वोट कैसे करते हैं? लड़ाई तो आप बोले ही नहीं दोनों में। 18 आदमी है, इसमें जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा समझेंगे हम, अच्छा उसको वोट देंगे। हाँ, विकल्प बहुत हैं। बहुत है। और गोपालगंज वाले तो नोटा भी खूब दबाते हैं। हाँ। हैं? अच्छा जी, आप लोग, आपका क्या नाम भाई साहब? रंजन तिवारी। रंजन जी, आप क्या करते हैं? गांव पे ही है, घर पे ही है। खेती देखते हैं? हाँ जी, पैक्स अध्यक्ष हैं हम इस पंचायत के। ओहो, ये तो पावरफुल पोस्ट है। हैं? तो सरकारी खरीद कुछ होता है? नहीं, अभी खरीद में कुछ नहीं हो रहा तो है। पैक्स अध्यक्ष के तहत आप क्या क्या करते हैं? आपकी समिति क्या क्या करती है? हमारी समिति धान का क्रय करती है। कितना एमएसपी देते हैं? अभी ये हम तुरंत 8 महीना पहले ही हुआ, हम चुनाव हुआ, हम जीते, उसके बाद से अभी कोई ये नहीं हो पाया। बाढ़ का प्रकोप, कोरोना, सारा चीज ये था। खाद इस सीजन में रबी के फसल के टाइम खाद मंगवाने। और कमाई कितना होता है पैक्स अध्यक्ष? कमाई कहाँ हो रहा है? अरे सब बोल रहे हैं पैक्स का अध्यक्ष ये कमीशन, वो कमीशन। कुछ हो। आपका नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मेरा तो विभागे में कमाई का कुछ ये नहीं है। हाँ, आपके पहले के लोगों ने तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बनता क्यों है आदमी? बनता है इसे, पद है। अरे पद के पीछे कुछ जलवा भी तो रहता नहीं, होगा। जलवा कोई जरूरी थोड़ा है। हर बिना जलवे के आदमी काहे जबरदस्ती जाके कलम तोड़ेगा? ऐसे। हाँ, अभी ठंडा चल रहा है सीजन, ठंडा क्या? इसके बाद फिर क्या मुखिया चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। उसी का तैयारी है। समाज में गांव में रहना है, सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क, क्या सोशल वर्क करते हैं बताइए? अभी अपने के तरफ तो हमने ये ब्लॉक में जाना आना, किसी का आधार, पड़ोसी का अगर आधार उसमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, उसको ले जाना, राशन कार्ड का ये करवाना। हाँ, इधर माइक पे बोलना पड़ेगा। ये सब चीज़ करते हैं। हाँ, अधिकांशतः गांव में लोग परिवार तो हैं, लेकिन उनके घर कोई जेंट्स नहीं है। हाँ,
रात को अचानक तबीयत खराब हुई, कोई व्यवस्था नहीं है, भाई तुरंत रंजन को फ़ोन करो, ये सब करवाना होता है। नहीं बढ़िया। तो आपका मुखिया की तैयारी ठीक चल रहा है इसका मतलब? चलेगा। हाँ, कब लड़ेंगे? इस बार वाले में लड़ेंगे? नहीं, हमारे यहाँ रिजर्व है। ओहो, क्या बताएं। चलिए, तो फिर अगली बार लड़ लीजिएगा। हाँ, अगली बार। तो परसीमन में बदलता रहता होगा? जी, बदलते रहता है। तो फिर आपका तो सब राजनीतिक पार्टियां, अब आप पैक्स अध्यक्ष हैं जी, तो सब लोग सपोर्ट मांगने भी आती होंगी? जी आते तो हैं। हाँ, फिर तो अभी हमने डिसाइड, पार्टी तो है हम लोगों का बीजेपी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन कैंडिडेट से दुखी हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे? पार्टी देखेंगे कि कैंडिडेट देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे। फिर कहीं त्याग करना पड़ेगा ना, छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे उतना। पार्टी की तरफ देखेंगे ना, प्रत्याशी की तरफ देखेंगे। फिर क्या करेंगे? ये तो बड़ा अब ऑप्शन है ना। ऑप्शन है। हाँ, अच्छा, लोकसभा चुनाव में ये कंफ्यूजन नहीं रहता? नहीं, लोकसभा में ये कंफ्यूजन नहीं रहता। वहाँ क्या मोदी जी को देखते हैं सीधे? हाँ, मोदी जी को देखते हैं। कैसे नेता है मोदी जी? क्या बढ़िया काम किए हैं आप लोग, तो फैन सपोर्टर हैं कुछ जी, तो बताइए। बहुत अच्छा काम किया है। जैसे भया मीडिया हम लोगों को देखने जानने को मिलता है, अभी उज्ज्वला योजना से लेके ये राशन कोरोना काल में जो 3 महीना का उन्होंने एक्स्ट्रा केंद्र का 3 महीना और 3 महीना स्टेट गवर्नमेंट का मिला, और ये आयुष मंत्रालय जो उनका ये हुआ। आपके गांव में बना है किसी का आयुष भारत का कार्ड? जो बनवाना चाहे उसका बनेगा। बना है? किसका? हाँ, बना है। बना है। आप क्या करते हैं भाई साहब? पहले तो मैं फाइनेंसर हूँ। फाइनेंसर हो आप? आपको तो पूरी दुनिया तलाश रही होगी फिर तो। पैसा लगाते हो आप? नहीं, फाइनेंस जैसे पहले मैं महिंद्रा फाइनेंस में काम करता था। अच्छा। और जैसे एक व्हीकल लोन की कंपनी में। तो आप वही हो जो 4 लठैतों को ले जाके गाड़ी छुड़ा लेता है कि तुमने EMI नहीं दिया? वही काम करते हो आप? हम लोगों का काम है बस सिर्फ वेरिफिकेशन पे दौड़ा देना, दौड़ाने के बाद मतलब अगर पार्टी अच्छी है तो उन्हें अपना सिग्नेचर ओके करके और वो कर देना, लोन सैंक्शन कर देना। ये बताइए, जैसे हम लोग बहुत सारे अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखते हैं कि GDP ऐसा हो गया, श्रिंक कर रही है, ऐसा वैसा, तो अभी ऑटो सेक्टर का क्या हाल है गोपालगंज के हिसाब से बताइए? बहुत बुरा हाल चल रहा है। जैसे अभी तो ये सीजन बीता होगा नवरात्रि वाला। अब जाके मतलब रेशियो अच्छा चल रहा है, लेकिन मतलब इस लॉकडाउन के बीच में तो काफ़ी बहुत बुरा हाल रहा है। अच्छा। और अब मतलब धीरे धीरे रेशियो पकड़ रहा है। जैसे दीपावली, दशहरा अभी बीता, तो इसमें व्हीकल मतलब निकल रही हैं, कार वार की सेलिंग अच्छी चल रही हैं। इन सब चीज़ों में तो अब रिकवरी मोड पे है? हाँ, अब रिकवरी मोड में है। जैसे मोरेटोरियम पीरियड अभी चल रहा था, इस 5 तारीख को फिर मोदी जी ने अपना वो ऐलान कर दिया, और RBI की तरफ से भी आ गया कि जो एक्स्ट्रा मतलब ब्याज चार्ज किया गया था मोरेटोरियम पीरियड का, तो उस बीच वो जितने एक्स्ट्रा वाले ब्याज हैं वो सारे RBI के द्वारा भर दिए जाएंगे। तो इससे हाँ पब्लिसिटी में कुछ मतलब थोड़ी राहत मिली है और लोग जागरूक भी। बगल में पैक्स अध्यक्ष बैठे थे कि बोले कि अभी तो नाराजगी है कैंडिडेट से। हाँ, यहाँ के कैंडिडेट से तो मतलब नो डाउट सबकी नाराजगी है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। सिटिंग विधायक हैं। हाँ, यहाँ उनसे काफी नाराजगी। सीटिंग नहीं है। सीटिंग वो नेमतुल्ला थे। हाँ, वो हार चुके हैं, RJD के थे। सबसे बिहार में सबसे कम वोट से वही हारे हैं अंतर में। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हारने के बाद ये 5 साल जो खाई बना के गए थे, जो खाई से वो हार गए, उस खाई को पाट नहीं सके, मिटाने के लिए नहीं, बस फिर एक बार चुनाव में ही आए। और हो सकता है कि मैंने संगठन पर थोप दिया, चाहे संगठन से थोपा गए। अगर उम्मीदवार बदल जाता तो थोड़ा नया जागरूकता लोगों में आती। अब इधर कुर्सी देना इधर। हाँ प्रोफेसर साहब, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रवि हुआ जी, और मैं यहाँ JP यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा। फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। क्या बात है। और कुछ दिन मैं कुल सचिव भी था यहाँ। अच्छा। और अभी प्रोफेसर हूँ यहाँ, एसोसिएट प्रोफेसर। ये बताइए कि अब तो प्रोफेसर साहब मिल गए हैं, बाकायदा हम लोग क्लास में बैठ सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। एक कि क्या शुगर के अलावा कोई और इंडस्ट्री है और शुगर इंडस्ट्री कितना घट बढ़ रही है, कई जगह मुझे बताया गया। दूसरा, जातिवाद इतना क्यों हावी है। और तीसरा, दबंगई। एकदम यहाँ पे गुंडे बदमाशों को ऐसे बताया जाता है जैसे कोई बड़ा हीरो हो, अरे वो तो उस पर इतना मुकदमा है, वो तो ऐसा बाहुबली है ये वो। पहला प्रश्न सौरभ जी जो इंडस्ट्री को लेकर है, हाँ।
तो शुगर इंडस्ट्री कभी थी इस एरिया में और गन्ने की काफ़ी खेती होती थी। अब शुगर इंडस्ट्री भी उस लेवल पर, जिस लेवल पर पहले थी उस लेवल पर नहीं है। 2-3 मिल है जो अभी भी चालू है यहाँ, जैसे एक गोपालगंज में, हरखुआ में है, सिधोलिया में है। ये दोनों मिल रनिंग कंडीशन में हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये भी बहुत लंबे समय तक चल पाए। और उद्योग का और इस ढंग का जो प्रोस्पेक्ट है वो इस एरिया में नहीं दिखता है कि जैसे कोई कल कारखाना यहाँ लगे, अब बाहर का कोई आए और उस ढंग से यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, नए सिरे से कुछ हो तो कुछ हो। फिर ये एक मसला है। एक मसला ये है। दूसरा मसला जो दबंगई की आपने बात की, मुझे लगता है कि यह जब हमारा सिस्टम फेल करता है, बगल में हम लोग देखें, अब जैसे इलेक्शन में जितने लोग आ रहे हैं, जिस ढंग के लोग आ रहे हैं, होता यह है कि जैसे गांव में किसी के साथ अन्याय होता है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं थाने में गया रपट लिखाने, यदि मुझ में गट्स है और थोड़ा सा मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ, मैं थाने में जाता हूँ। दारोगा वहाँ कहता है कि मैं नहीं लिखूँगा आपका रपट। वो सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, वो जलील करता है। जो रपट लिखाने जाता है उसको वो जलील करता है, और जब तक उसके पक्ष में कोई पैरवी न हो या कुछ लेन देन का मामला न हो, उसका रपट नहीं लिखा जाता है। रपट लिखने के बाद भी उसके साथ न्याय होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि जिन लोगों को हम लोग दबंग कहते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे लोग के काम आ जाते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, मतलब जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको न्याय मिलता है। अब जब उनको वहाँ से न्याय मिलता है, हमारा सिस्टम फेल होता है, न्याय नहीं देता है, तो नेचुरली वो उनके साथ रहेंगे। और ये हर गांव में, हर जगह। एक थोड़ी सी वैयक्तिक बात होगी, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि जैसे अब नहीं कहना चाहिए, नहीं खुल के बात करिए ना, तभी पता चलेगा। पढ़ाई लिखाई मेरी स्टीफेंस से है, सेंट स्टीफेंस दिल्ली। स्टीफेंस मैं अपने विषय का टॉपर रहा हूँ वहाँ। और अब कुछ पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं थी, जैसे मैं वहाँ 94 में एमए किया, और किसी भी नौकरी के लिए मेरा पहला आवेदन था बिहार में, हो गया लेक्चरशिप में। घर की माली हालत वैसी नहीं थी कि मैं इस्तीफ़ा दे के फिर भाग सकूं वहाँ, फिर भी मैं छोड़ के गया, फिर डॉक्टरेट वहीं से किया, सब कुछ किया। लेकिन अब जॉब था और घर के पास जॉब था, तो मैं यहाँ था। मेरी ही ज़मीन पर कब्जा किया गया, बांस बल्ला गाड़ दिया गया। मैं थाने में गया FIR करने के लिए, आवेदन करने FIR। दारोगा मुझे घुमाया, कहा कि CO से पूछ लेते हैं कि किसका ये है ज़मीन, पूछ लीजिए। वो समझ रहा था कि वो मुझे घुमा रहा है, मैं समझ रहा था कि ये मेरा काम कर रहा है। वो CO से उसने मांगी रपट, CO ने लिख के दिया, मेरे ददिया ससुर या दादाजी के नाम से है ज़मीन। वो जो रपट मांगा CO से और जो CO ने जवाब दिया, दोनों का फोटोस्टेट मैंने रख लिया अपने पास। मैंने उससे कहा कि आपने तो पूछा CO से, CO ने जवाब दे दिया, अब तो कार्रवाई हो। तो उसने मुझे झिड़का, और मैं, सौरभ जी मैं फ़ैन हूँ आपकी इस ललन टॉप का, देखता हूँ, और जिस स्तर से आप बोलते हैं उसमें, और जो बातें हैं, आप इस चीज़ की, इस पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि जब हम जैसे लोगों का FIR नहीं होता है, जायज़ FIR। ये कब की बात है? ये आज से 7-8 साल पहले की बात है। अच्छा। और यहीं की बात है, और ये सब लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, ये लोग थे। और उसने मुझे धौंस दी कि आप जो चाहेंगे आपके कहे के अनुसार मैं करूँगा। मैंने कहा कि मेरे कहे के अनुसार ना मत कीजिए, मैंने जो आवेदन दिया उस पर आपका जो IPC CRPC कहता है आप उसके अनुसार कीजिए। उसने नहीं किया, और मैं पिलर टू पोस्ट दौड़ता रहा, और मुझ पर 10 मुकदमे हो गए। वो जो दबंग आदमी था उसने हम पर मुकदमे करवाए। ब्रेक थ्रू तब हुआ जब उसने मुझे और मेरी वाइफ पर हरिजन एक्ट का मुकदमा करवा दिया। और मैं क्लास में था, यहीं से किसी ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप आइए। मैं यहाँ आया, और एक डॉक्टर विनोद चौधरी SP थे, मैं उनसे मिला, और मैं काफ़ी आक्रोश में था। मैं उनसे मिला और कहा कि आप यहाँ हैं और आप जान रहे हैं कि मैं सही रास्ते पर हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो मेरा ज़मीन दखल कर रहा है, अब मुझ पर, मेरी वाइफ पर हरिजन एक्ट का मुकदमा हो गया है, इंक्वायरी चल रही है, कल हम पर रेप का केस होगा, और आप जान रहे हैं कि मैं सही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। तब वो एक्शन में आए, और जब वो एक्शन में आए तब सारा काम हुआ। ज़मीन आपकी है, बच गई, ज़मीन बच गई।
गांव के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सारे लोग मेरे साथ थे। फिर उसके बाद ज़मीन है उसमें से कुछ हाउस को उसको बेचा भी। अब सौरभ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति से आदमी को दो चार होना पड़ता है, उसमें कोई आदमी क्या करे जब सिस्टम हमारे साथ नहीं हो, सिस्टम कंप्लीट फेल्योर की स्थिति हो जाती है वहाँ। और तब जब वो ऐसा आदमी आता है, आप एक काम के लिए जाइए, नीतीश जी के शासनकाल में आप किसी ब्लॉक में, थाने में एक काम के लिए जाइए, बिना घूस के काम नहीं होता। पहले होता था लालू के शासन में? नहीं, उस समय भी स्थिति ये थी। उस समय भी स्थिति ये थी। नीतीश जी का जो पहला 5 साल था उसमें लगा कि कुछ ठीक हुआ। जब उनको सुशासन बाबू का तमगा दिया गया तो लगा कि ये सब ठीक होगा। लेकिन फिर इधर हम लोग जो देखते हैं वहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता। अच्छा, बिना वहाँ किसी छोटे काम के लिए भी जाइए आपको पैसा देना होगा। शराब बंदी की बात हुई, शराब बंद हुआ। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने बंद कर दिया और होम डिलीवरी चालू है। हर गांव में 10 बेचने वाले हैं। आप बोल नहीं सकते हैं उसको, आप उसको टोक नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस मिली हुई है उसके साथ। अच्छा। और यहाँ हाई कोर्ट के एक यहाँ नामी हैं जज, सिटिंग जज अनिल उपाध्याय साहब, उन्होंने बहुत माकूल टिप्पणी की थी इस पर कि बिहार सरकार ने शराब बैन कर दिया। उसके बाद भी इतने भारी मात्रा में हर जगह शराब की बरामदगी हो रही है, तो निश्चित रूप से इसमें एक आदमी तो दोषी नहीं है। जब तक ऊपर से नीचे तक लोग मिले नहीं हैं तब तक नहीं होगा। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे अब कोई भी दबंग है, जिसको हम लोग दबंग छवि का कहते हैं, वो उसने जिसको मदद की है वो उसके साथ है। आप उसको उससे तोड़ नहीं सकते, आप उसको हटा नहीं सकते। और ये सबके साथ है। बगल में हम लोगों का सिवान था, साहबुद्दीन जी के भी साथ था। वो भी, उनके साथ भी कुछ एक वर्ग ऐसा था माले वगैरह को लेकर, जब माले वाले लोगों ने अत्याचार किया और उन्होंने जिन लोगों को प्रोटेक्ट किया, जिस क्लास को, वो क्लास उनके साथ था। यहाँ गोपालगंज में भी हम लोग देखते हैं जिनको हम लोग दबंग कहते हैं, हिस्ट्री उनकी रही होगी, दबंगता की किए भी होंगे। कानून काम करता है, उसके अनुसार जेल भी वो लोग जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सच ये भी है कि गरीब लोगों के लिए, मांस के लिए वो लोग करते भी हैं। और होता यह है कि जिसको कोई बैठाया नहीं अपने दरवाजे पर, जिससे किसी ने बात नहीं की, यदि वो जाता है और जिसको हम लोग बाहुबली कहते हैं, दबंग कहते हैं, वो यदि सम्मानित करता है उस आदमी को, अपने दरवाजे पर बैठा के भोजन करा देता है, अपने खड़ा होकर कि इनको ये दो, एक साड़ी दे देता है, एक धोती दे देता है, एक शॉल दे देता है, सम्मानित कर देता है, तो ये उस आदमी के लिए, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो सेंटीमेंट है, उससे हम लोग जाके देखें, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो इस चीज़ को भूल नहीं पाता है, वो करता है। और यहाँ दबंगई और ये तब तक कम नहीं होगी जब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा। यदि हमारा सिस्टम डिलीवर करना शुरू करे तो कोई वहाँ क्यों जाएगा। और सिस्टम की क्या स्थिति है, यदि अपना परिचय छिपा के, बिना बताए हुए कि हम कौन है, एक सामान्य नागरिक के रूप में यदि हम लोग जाएं कहीं किसी काम के लिए, तो सिस्टम की सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाथ तिवारी। विजेंद्र, आप पंकज जी से कितने बड़े हैं? पंकज जी से 15 साल। 15 साल बड़े। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, सही बात है? सही, एकदम सही बात कर रहे हैं। आपका कैसा अनुभव रहा सिस्टम के साथ? हाँ, सिस्टम फेल्यूर है। और वही जो अपना परिचय छुपा के अगर सिस्टम में जाइए, तब देखिए कि सिस्टम का क्या पोल खुलता है। अगर आप रुख वाले हैं तो उसमें जाते हैं तो आपका रुतबा देख के, रुख देख के कम होने लगता है। अगर सामान्य आदमी जाता है तो कहीं अब सब, चाहे कोई ब्लॉक हुआ, चाहे थाना हुआ, कहीं कुछ काम नहीं हो पाता है। उन लोगों को और घुमाया जाता है, टहलाया जाता है, पैसा लिया जाता है। पैसा लेके भी उचित काम नहीं किया जाता है। ये धंधा है। इससे लोग को माने सिस्टम से बहुत आक्रोशित लोग हैं। और ये कब से चल रहा है? लगातार हमेशा से ऐसा रहा है? बीच में थोड़ा सा एक कार्यकाल में कुछ सुधरा था। शुरुआती जब सुशासन बाबू का नारा इनको मिला था, सही सुशासन बाबू थे, लेकिन आज सुशासन बाबू नहीं रह गए। तो अब जनता के पास विकल्प क्या है? किन राजनीतिक विकल्पों पे विचार हो रहा है? इस बार पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी, जनता बिखरी हुई, चिराग। हाँ, जनता बिखरी हुई है। और क्लास बाई क्लास चल रहा है। कहीं का कैडर वोट है तो कहीं का कास्ट कैडर वोट है, तो कहीं का कुछ है। और समझाने बुझाने वाले लोग अपना मिलजुल के, सब एक मत जनता नहीं है। ये परिणाम जो आएगा वो मिश्रित परिणाम आएगा।
हमको तो लग रहा है कि किसी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं आवे, इधर से उधर तोड़ जोड़ करके करना पड़ेगा। हो सकती है। हाँ हाँ। आपका चाचा क्या नाम है? मदन मदन जी, आप भी खेती किसानी करते थे? जी। अच्छा, क्या है चुनावी माहौल, कौन जीत रहा है? चुनावी माहौल तो बहुत तेथी है। हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए, कौन कैंडिडेट है बरौली से, क्या समीकरण है? बरौली से 18 आदमी से अधिक कैंडिडेट हैं। हाँ, तो आपका वो पोस्टल बैलेट हो गया क्या? आपका भी हुआ है? ना, हमारा नहीं। अच्छा, वो बब्बा का हुआ, वो जो आए थे। हाँ, आज हमने पहली दफ़ा जब हम यहाँ आए तो हमने देखा। अच्छा, आपके पिताजी कितनी उम्र है चाचा की? उनकी तो ऐसे उम्र तो हो गई 95, 96 में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन वोटर के हिसाब से 86 है। 86 वोटर कार्ड के हिसाब से। तो उनके लिए वो बैलेट आया होगा। हाँ, उसमें BLO थोड़ा बदमाशी किया था, जो BLO हमारे यहाँ का है। हाँ। नामे ये नहीं किया था, लिख के दे दिया था कि यहाँ सब कोई ठीक है। अच्छा, तब हम लोग अपने भाई जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी चुनाव आयोग के, पंकज त्रिपाठी, हाँ, उनके पास हम फोन किए। हाँ। तो श्रीनिवासन जी के पास फोन किए कि भाई देखिए, मेरे ही पिताजी और माताजी 80 से ऊपर हैं, और हमारा देखिए सिस्टम का एक और एग्जांपल मिल गया है। यही सिस्टम का जो एग्जांपल इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर केवल 4-5 पन्ना लिखने के चलते, और आपके सामने भी तो आया था, यहाँ से वो झिड़क के गया। हाँ। झिड़क के गया, जो BLO है हमारे ही गांव का लड़का है, वो टीचर है, झिड़क के गया यहाँ से। क्या बोल के गया? कि हम तो आपका काम करवा रहे हैं, जबकि अगर आज वो तो उनका ड्यूटी है, कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं। कह रहा था कि आपका काम करवा रहे हैं, और जबकि आज हमारे भाई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहते तो हो सकता है कि हमारे पिताजी और माताजी का वोट नहीं होता। और ऐसे यहाँ पर वैसे बूढ़े लोग हैं जो लाठी लेके चलते हैं, उनके पास नहीं गया है। हाँ, तौर पे रोड भी है। हाँ? एग्जाम्पल के तौर पे रोड भी देख रहे हैं आप। हाँ, कच्चा सब है रोड। नहीं, घर तक आने के लिए रोड नहीं। जो मनरेगा PO हैं उन्हीं के द्वारा करवाया जाना था, ये अभी तक नहीं हो पाया। आधा हुआ है, आधा बंद है, आधा भी पूरा नहीं हुआ है। 10 फीट आपके गांव का क्या मुद्दा है, कोई बड़ा मुद्दा? गांव का वही रोजगार और नल जल योजना कैसी है? नल जल योजना अभी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, पूरा नहीं शुरू हुआ है। एकदम से फेलियर है। क्यों? सामने पड़ा हुआ है आपको, आपके मतलब कि एक वार्ड में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं मुखिया जी। हाँ। और उनका कहना है तो मुखिया जी के लेवल पे गड़बड़ है। मुखिया जी के लेवल पे ऊपर तक भी, ऊपर से अगर टाइट करेंगे लोग, हाँ। ब्लॉक से BDO साहब करेंगे, और भी जो इसमें अधिकारी पदाधिकारी हैं अगर करेंगे तो काहे नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने बताया भाजपा समर्थक, कई लोगों ने कहा कि BJP को अलग लड़ना चाहिए था इस बार GDU से। शायद सही कह रहे हैं लोग, लड़ना चाहिए था। हाँ जी। तो फिर कौन होता CM कैंडिडेट? वो तो वैसे भी भाजपा साइलेंट रखती है, नतीजा आने के बाद ओपन होता है। कौन हो सकता है वैसे, क्या लगता है कौन हो सकता है? ये मेरे आइडिया से बाहर। आइडिया तो है, आपको बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है सर। हाँ, ऐसा नहीं, आपके सामने गूंगा भी बोलने लगे। अरे बाप रे। चलिए, आपने विल्सन के लोगों के 2 अलग अलग आयामों पर विचार सुने, एक्टिंग पर भी और यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप।